वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस सबसे पहले हम कहते हैं होता क्या है। एपोप्टोसिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जैसे हमने देखा था नेक्रोसिस जो है ना, दैट इज सेल इंजरी, स्टिमुलस की वजह से, बाहर से कोई स्टिमुलस मिलेगा जिसकी वजह से इंजरी होगी और सेल डेथ होगी, तो उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं बॉडी में भी, फिजियोलॉजिक भी होती हैं, पैथोलॉजिक भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिन कंडीशन में बॉडी डिसाइड करती है कि अब हमें इस सेल को जो है खत्म करना है, ठीक है, तो सेल डेथ प्रोग्राम, सेल डेथ को जो है हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला जो कंट्रास्ट हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस, वो ये है कि नेक्रोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, और उसमें लाइसोमल मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से लाइसोमल कंटेंट्स लीक आउट करते हैं और वो सेल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। जब वो सेल को डाइजेस्ट करते हैं, एंजाइम्स वगैरह लीक आउट होते हैं, उन एंजाइम्स की वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, ठीक है। जब वो डेब्रिस जो है वो सेल के बाहर निकलता है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर, उसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है। लेकिन हम कहते हैं एपोप्टोसिस में सेलुलर कंटेंट्स लीक नहीं करते, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी, सेलुलर कंटेंट्स बाहर लीक नहीं करेंगे। जब वो लीक ही नहीं करेंगे तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है नहीं हो सकेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होता, और उससे पहले ही हम कहते हैं कि सेलुलर डेब्रिस जो है वो क्लियर हो जाता है। वो कैसे क्लियर होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स उसे क्लियर नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहले हम कहते हैं सेल का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जैसा हमने रिवर्सल में पढ़ा था कि उसमें सेल स्वेल हो जाता है, एपोप्टोसिस में हम कहते हैं रिड्यूस्ड सेल साइज होगा। सबसे पहले सेल श्रिंक होगा, फिर हम कहते हैं मेम्ब्रेन ब्लेब्स बनेंगे, ठीक है। ये प्रोग्राम बनते हैं, ब्लेब्स बनना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस इज सेल, ठीक है। अब ये इसका साइज श्रिंक हो रहा है और साथ साथ इसके क्या बन रहे हैं, ब्लेब्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ब्लेब्स के बाद हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है उसकी भी कंडेंसेशन हो जाती है, ठीक है। लाइक ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे पेरिफेरली हम कहते हैं सारा क्रोमेटिन जो है वो पेरिफेरली जमा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। अब इन सारे इवेंट्स के बाद क्या होगा? इन सारे इवेंट्स के बाद हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियस जो है उसकी ये सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के हम कहते हैं पीसेस हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। इसी तरह हम कह रहे हैं कि फिर सेलुलर फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमने एक बडिंग निकाली, ठीक है, यहाँ से हमने एक बडिंग निकाली, उसमें न्यूक्लियस का कुछ पीस आ गया, उसमें कोई ऑर्गेनेली आ गया, ठीक है, और साइटोप्लाज्म का कुछ पार्ट आ गया, और ये हमारे पास सेल से अलग हो गया। तो ये सेलुलर फ्रेगमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, जिसमें न्यूक्लियस का कुछ हिस्सा, कुछ ऑर्गेनेलीज और कुछ साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, और इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस बनना शुरू हो जाएंगे सेल के, और एपोप्टोटिक बॉडीज जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी। उन एपोप्टोटिक बॉडीज की फिर आगे क्या हो जाती है, फेगोसाइटोसिस हो जाती है। फेगोसाइट्स जो हैं उन एपोप्टोटिक बॉडीज को रिकॉग्नाइज करके तो उन्हें फेगोसाइटोस कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा, और सिर्फ लाइक सिंपल फ्रेगमेंटेशन और फेगोसाइटोसिस जो है इसमें हो रही है। ये इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अब हमने देखनी है ऐसी कुछ फिजियोलॉजिक एग्जाम्पल्स, ठीक है, यानी कि बॉडी में कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं जब एपोप्टोसिस जो है होती है। कब कब होती है? पहली तीन एग्जांपल्स जो है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना, तो आपने एग्जांपल सुनी होगी अक्सर के वेबिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट होती हैं। उन सेल्स को कैसे खत्म किया जाता है? एपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। दो फिंगर्स के बीच में ना, दो फिंगर्स के बीच में वेबिंग होती है, तो उन सेल्स को, वो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, उनको खत्म करने के लिए एपोप्टोसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। इसी तरह कुछ प्रोलिफरेटिव टिश्यूज होते हैं, यानी जो बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। उनमें न्यू न्यू सेल्स बनते रहते हैं और वो ख़त्म होते रहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं टर्नओवर। टर्नओवर मतलब पुराने सेल्स डाई कर जाते हैं और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। तो इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो है वो भी ग्रो करती रहती है। इसी तरह हम कहते हैं थाइमस और लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं ना, वो भी पुराने जो हैं वो डाई होते रहेंगे, न्यू जो है वो बनते रहेंगे। तो ये प्रोलिफरेटिव टिश्यूज की एग्जाम्पल होगी। उनमें भी जो सेल्स जो हैं वो डाई किस तरह होंगे? एपोप्टोसिस के थ्रू, और न्यू जो है वो बनेंगे। फिर हमारे पास है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। जब भी एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है ना, उसमें ल्यूकोसाइट नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो खत्म होने लगता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो एंड पे जाके जो ल्यूकोसाइट्स हैं ना वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। वो ल्यूकोसाइट्स कैसे कम होते हैं एंड पे? वो एपोप्टोसिस के थ्रू जो अपना काम कर लेते हैं वो खत्म हो जाते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है, और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन फिर खत्म हो जाएगा और ल्यूकोसाइट्स भी खत्म हो जाएंगे। अब इन तीनों एग्जाम्पल में जो मैकेनिज्म है ना एपोप्टोसिस का, वो यही है कि इन जो सेल्स जब तक जिंदा थे उन्हें ग्रोथ सिग्नल्स जो हैं, ग्रोथ सिग्नल्स या फिर ग्रोथ फैक्टर के सिग्नल्स या फिर सर्वाइवल सिग्नल्स मिल रहे थे, ठीक है। जैसे ही वो सिग्नल्स खत्म हुए, यानी कि लॉस ऑफ सर्वाइवल सिग्नल्स या लॉस ऑफ ग्रोथ फैक्टर सिग्नल्स, तो वो सेल्स जो है वो डाई कर गए एपोप्टोसिस के थ्रू। ये इन तीनों का मैकेनिज्म जो है वो सेम है। फिर हमारे पास आता है इन्वोल्यूशन ऑफ हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यूज लाइक एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम का हमें पता है कि ये हार्मोन पे डिपेंड करती है इसकी सेल लाइफ, और एंडोमेट्रियम का जितना भी टिश्यू है, लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह पे।
तो इन्वोल्यूशन कहते हैं श्रिंक कर जाना, या तो ओल्ड एज में जाकर या तो हार्मोन के बंद होने की वजह से, ठीक है। ओल्ड एज में भी हमें पता है हार्मोन्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं मीनोपॉज के बाद, तो मंथली साइकिल के दौरान भी हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। तो एंडोमेट्रियम तब श्रिंक कर जाएगी जब इसको हार्मोन का सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा, लॉस ऑफ हार्मोन सिग्नल्स, ठीक है। और आखिरी मेरे पास जो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल है वो एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स। लाइक बॉडी में जब लिम्फोसाइट्स बन रहे होते हैं ना, पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है कि कोई इनमें से सेल्फ रिएक्टिव तो नहीं है। जो सेल्फ रिएक्टिव है उनको यानी जो अपनी ही बॉडी के टिश्यू के साथ रिएक्ट करते हैं उनको खत्म किया जाता है, और उनको भी प्रोसेस के थ्रू ही खत्म किया जाता है। रिकॉग्निशन की जाती है कि ये सेल्फ से मतलब मैच किए जाते हैं कि ये वाले लिम्फोसाइट्स जो हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं सेल्फ एंटीजेंस के साथ। अच्छा, वो तो थी हमारे पास फिजियोलॉजिक एग्जांपल्स, यानी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन कुछ होती हैं पैथोलॉजिक एग्जांपल्स, यानी अगर सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, एक्सपेक्टेड ना हो, तो उस एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी सेल डेथ हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल्स में हमारे पास है वायरल इन्फेक्शंस की, ठीक है। यानी अगर वायरसेस किसी सेल को इन्फेक्ट कर जाएं तो उन सेल्स की अपप्टोसिस करवा देती है बॉडी दो मैकेनिज्म के थ्रू। सबसे पहले तो हम कहते हैं पहला मैकेनिज्म यही है कि जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो खुद ही एपोप्टोसिस करा दें, ठीक है। यानी जिस वायरस ने इन्फेक्ट किया है उसकी प्रोटीन्स खुद ही उस सेल के अंदर कैस्पेजेस और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये दोनों इन दोनों का काम होता है एपोप्टोसिस कराना। वो मैकेनिज्म हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कैसे कराती हैं। तो हम कह रहे हैं वायरल प्रोटीन्स जो है वो खुद ही इनको एक्टिवेट कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाए। या तो हम कह रहे हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है, ये बॉडी के गार्डिंग सेल्स हैं, ठीक है। जब ये देखेंगे कि यहाँ पे एक इन्फेक्टेड सेल है तो वो उस सेल को उसके अंदर कैस्पेसिस को एक्टिवेट करवा देंगे और एपोप्टोसिस करा देंगे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दूसरी हमारे पास की एग्जांपल है कि या तो डीएनए का डैमेज हो जाए, ठीक है, या तो हम कह रहे हैं सेल के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए। इन दोनों की वजह से भी प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स ये कैस्पेसिस जो है वो एक्टिवेट होते हैं और एपोप्टोसिस होती है। अब हम मैकेनिज्म डिटेल से इसका देखेंगे। एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म जो है हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, और दोनों मैकेनिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है ना, एंड रिजल्ट वो एक ही होता है, वो होता है कैस्पेसिस की एक्टिवेशन करवाना। कैस्पेसिस क्या है, कैस्पेसिस का नाम कैस्पेसिस क्यों है? कैस्पेसिस हम कहते हैं प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है। ये एक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। सपोज करें दिस इज अ प्रोटीन मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो कैस्पेसिस इसको डाइजेस्ट करेंगे। इनके एक्टिव साइट में एक सिस्टीन ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। अमाइनो एसिड कौन सा होता है इनके एक्टिव साइट पे, सिस्टीन। और ये कहाँ से करते हैं, प्रोटीन को कहाँ से डाइजेस्ट करेंगे, जहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड का सपोज करिए एक एस्पार्टिक एसिड का रेजिड्यू है, ठीक है, इसके बाद से इसको ये प्रोटीन को क्लीव कर देंगे। जहाँ पे भी एस्पार्टिक एसिड का रेजिड्यू आएगा उसके बाद ये क्लीव करेंगे, ठीक है। तो सिस्टीन और एस्पार्टिक एसिड को मिलाकर इसका नाम जो है रखा हुआ है कैस्पेसिस। अब इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है मेरे पास इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, या फिर हम इसे माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन पाथवे, लाइक जितने भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल हमने पढ़े थे पीछे उन सब में एपोप्टोसिस कराता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। कम अमाउंट में जो होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसका दूसरा नाम डेथ रिसेप्टर पाथवे भी होता है। अच्छा, अब इनको समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब मैकेनिज्म में ना एक ही फैमिली इन्वॉल्व होती है, एक ही प्रोटीन्स की फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो है BCL2 फैमिली, ठीक है। BCL2 फैमिली में तीन तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, तीन तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है एंटी एपोप्टोटिक, जो कि सेल की प्रोटेक्शन करवा रहा है एपोप्टोसिस से, ठीक है, वो हर वक्त एक्टिवेट होता है। लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो हर वक्त एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को एक्टिवेट रखते हैं ताकि सेल जो है वो सर्वाइव कर सके। एंटी एपोप्टोटिक में मेरे पास BCL2 एंड BCLXL दो तरह के प्रोटीन्स आते हैं। ये दो तरह से सेल को सर्वाइव करवाते हैं। कैसे? एक तो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जो है वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को इनहिबिट रखते हैं, ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को खुद भी इंटैक्ट रखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन जो है वो बंद रहे, वहां से साइटोक्रोम C जो है वो बाहर ना निकले और एपोप्टोसिस जो है वो ना हो सके। प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का काम क्या होता है, एपोप्टोसिस करवाना, ठीक है। जब भी ग्रोथ फैक्टर्स की सिग्नलिंग जो है वो कट ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, तो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंटी एपोप्टोटिक जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे और प्रो एपोप्टोटिक एक्टिवेट हो जाएंगे। प्रो एपोप्टोटिक में हमारे पास बी के बैक्स जीन्स जो हैं, ये प्रोटीन्स जो हैं ये आते होते हैं और इनका काम होता है एपोप्टोसिस करवाना। तीसरा ग्रुप हमारे पास है BH3 ऑनली प्रोटीन्स। अब हम पढ़ते हैं BH3 ऑनली प्रोटीन्स का जो है काम आगे क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले डिटेल जो हमने पढ़नी है इंट्रिंसिक यानी माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे की। कोई भी हमारे पास एपोप्टोटिक सिग्नल आए, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स पढ़ी है ना, उनमें से कोई भी सिग्नल आ गया सपोज करें, तो हमारे पास होते हैं सेंसर्स। BH3 ऑनली प्रोटीन्स एक्ट एज सेंसर्स, वो इनको सेंस करेंगे कि कोई भी सिग्नल आ गया पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद ये सेंसर्स क्या करेंगे, ये एंटी एपोप्टोटिक को इनहिबिट करेंगे और प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो वो बैलेंस किसकी फेवर में शिफ्ट कर रहे हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स की फेवर में, ठीक है। ये वाले
जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे पास एक्टिवेट हो गए। अब क्या होगा कि ये वाले प्रोटीन्स जो हैं ये डाइमराइज करेंगे, ठीक है, लाइक डाइमराइज करेंगे और जाके माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाके इंसर्ट होंगे, वहाँ पे एक होल बना लेंगे। जब ये वहाँ से होल बनाएंगे, वहाँ साइटोक्रोम सी जो है वो रिलीज हो जाएगा, साइटोसोल के अंदर आ जाएगा। साइटोक्रोम सी जो है साइटोसोल के अंदर आके कुछ को फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और क्या कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर देगा। कैस्पेज 9 जब एक्टिवेट होगा तो वो मजीद बहुत सारे कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेगा और इसी तरह कैस्केड जो है चलेगी, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस हो जाएगी। कहते हैं कि दोनों मैकेनिज्म का जो एंड रिजल्ट था दैट वाज एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोटिक बॉडीज बन गई, लेकिन अब उनकी होनी है फैगोसाइटोसिस। तो पता कैसे चलेगा मैक्रोफेजेस या दूसरे फैगोसाइट्स को कि हमने यहाँ पे एपोप्टोटिक बॉडीज को जो है फैगोसाइटोसिस करवानी है। इनके लिए हम कहते हैं कुछ सिग्नल्स होते हैं जो एपोप्टोटिक सेल्स रिलीज करवाते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहला सिग्नल तो हम कहते हैं कि एपोप्टोटिक सेल रिलीज करेगा कुछ सॉल्युबल फैक्टर्स, वो सॉल्युबल फैक्टर्स जो है वो ये रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा जो है वो हम कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ईट मी सिग्नल्स, ठीक है। ईट मी सिग्नल्स जो है बेसिकली ये है कि ये बेसिकली जस्ट मेम्ब्रेन अल्ट्रेशन है, यानी इस एपोप्टोटिक बॉडी की जो मेम्ब्रेन है ना, इसमें कुछ चेंजेस होंगी जिनको उन्होंने ईट मी सिग्नल का नाम दे दिया है। अब वो चेंजेस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इनर लीफलेट मेम्ब्रेन का, ठीक है, और ये है आउटर लीफलेट एक सेल के अंदर। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ होता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन, ठीक है। वो फॉस्फेटिडाइल सेरीन अंदर की तरफ ज्यादा होते हैं। वो क्या होंगे, फ्लिप करेंगे फ्रॉम इनर टू आउटर लीफलेट, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं फॉस्फेटाइल सीरीन जो है वो बाहर की तरफ फ्लिप कर गए हैं आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उन सिग्नल्स को फिर कौन रिकॉग्नाइज कर लेता है, मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस जो है फिर वो उनकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं दो और पाथवेज होते हैं मेरे पास नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के अलावा। उनमें से एक होता है नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अब इसमें डेथ तो नेक्रोसिस लाइक ही होती है, ठीक है, लाइक यानी सेल स्वेलिंग और रप्चर ही होगा, बट होती ये प्रोग्राम है, ठीक है। एपोप्टोसिस की तरह होती प्रोग्राम है, बट होता क्या है, सेल स्वेलिंग और रप्चर होती है, तो इसीलिए इसे हम नेक्रोप्रोसिस कहते हैं। और इसको मीडिएट कौन करवाता कौन है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ठीक है, TNF, इट इज अ साइटोकाइन, और ये करवाता है नेक्रोप्रोसिस। दूसरा हमारे पास होता है प्रायोप्टोसिस। प्रायोप्टोसिस में हम कहते हैं कि एपोप्टोसिस वाले कैस्पेजेस एक्टिवेट होते हैं, बट उसमें कौन सा कैस्पेज एक्टिवेट होता है, कैस्पेज 1। कैस्पेज 1 इज एन इन्फ्लेमेटरी कैस्पेज, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी कैस्पेज है। ये एक ऐसा पाथवे इनिशिएट करवाएगा जिससे इन्फ्लेमोसोम्स एक्टिवेट होंगे, इन्फ्लेमोसोम से इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 से हमें पता है क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और फीवर होता है, ठीक है। नॉर्मल एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही थी, लेकिन पायरोप्टोसिस में, पायरो मीन्स फीवर, ये वाली एपोप्टोसिस है जिसमें साथ में इन्फ्लेमेशन और फीवर भी होता है, ठीक है। सो प्रायोप्टोसिस मींस एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेज 1 व्हिच एक्टिवेट्स इन्फ्लेमोसोम्स व्हिच एक्टिवेट इंटरल्यूकिन 1, और एंड पे इन्फ्लेमेशन और फीवर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।